गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आपका फिर से हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के मेरे पिताजी, एक पूरक पठन देखने वाले हैं। और एक ये जो पार्ट है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारे एक्टर की दुनिया के शहंशाह मतलब अमिताभ बच्चन के पिताजी का। उन्होंने किसके ऊपर लिखा है? उनके पिताजी के ऊपर, मतलब अमिताभ बच्चन के दादाजी के बारे में हमें आज मालूमात मिलने वाली है। वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनकी जानकारी ले लेंगे। अभी जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। अमिताभ बच्चन ने उनके मृत्यु के पहले उनके घर में ऐसा माहौल बनाया था कि पूरा जिस तरह से आईसीयू का डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल में आईसीयू रहता है ना, आईसीयू, उसी तरह से उनके पिताजी के लिए घर में उन्होंने आईसीयू बनाया था। हरिवंश राय बच्चन जी एक हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल में प्रमुख कविता में से एक है। उनकी मधुशाला ये जो कविता है बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। मधुशाला मतलब ड्रिंक, दारू, जिसके ऊपर सब उसको बुरा कहते हैं, लेकिन उन्हें एक अलग सा अंदाज उन्होंने पेश किया है मधुशाला में। अगर आपको वो पोएम मिलेगी तो ज़रूर पढ़ना है, बहुत मज़ा आएगा। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिनसे लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह। क्या भूलूं क्या बात करूं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ मतलब घोंसला, बसेरे से दूर, दशद्वार के सोपान तक आत्मकथा है। उसी की तरह से हम अभी गद्य संबंधी देखेंगे। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। आत्मकथात्मक आपको मालूम है कि मैं श्यामपट्ट बोल रहा हूँ, मतलब मैं ब्लैक बोर्ड बोल रहा हूँ, मैं किला बोल रहा हूँ, मतलब मुझे किला बोलना। लेकिन यहाँ ये जो है पाठ है ना, संस्मरण है, किसी की याद में लिखा हुआ पाठ। हाँ, यहाँ पे कवि अपने लेखक जो है अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में पिताजी के बारे में बता रहा है। और जो पिताजी उनकी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल थे और उनकी यादें क्या क्या थी, वो अपने इस पाठ में वो हमें बता रहे। उनके व्यक्ति चित्र हमारे सामने पेश किया है। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे तो उनके पूरे पिताजी हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। वो कैरेक्टर जो वो व्यक्ति लिखता है वो पूरे के पूरे उन्होंने बड़ी ताकत के साथ हमारे सामने लाए हैं। और यही एक लेखक की एक स्ट्रांग पॉइंट होता है कि वो जो कुछ लिख रहा है वो वाचक के सामने खड़ा कर दे। ये निष्पक्षता आत्मकथा आवश्यक होती है। और जब आत्मकथा लिखते हैं तो हमारी बुरी चीज़ें भी अच्छाई भी दोनों एक साथ आनी चाहिए, ना कि हम बुराई छुपाए सिर्फ अच्छा ही बताए। तो वहाँ पे और आत्मकथा लिखने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको दोनों बातें एकदम बराबर से नाप तोल के सामने रखनी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। मतलब उन्होंने अपने पिताजी का स्वभाव कैसे था, वो किस तरह से आजू बाजू के साथ घूमना था, उनका दिनचर्या क्या थे। अगर उनकी दिनचर्या सुनेंगे तो हमें शर्म आएगी। फिर इस तरह से वो रहते थे, कितने दिन भर कितना चलते थे। हम अगर पास में जाए तो हमें स्कूटर लगती है, गाड़ी लगती है, हम पैदल चलना तो भूल ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक ने उस ज़माने की जो ज़िंदगी थी वो कितनी ज़रूरतमंद थी हमारे शरीर के लिए, ये भी उन्होंने बताया है। और हम देखते हैं, हमें अभी पाठ उनका मेरे पिताजी। शब्दार्थ है जो यहाँ पे दिए हैं, शब्दार्थ है लेसन में कुछ कम है, आप यहाँ से भी अपने किताब में लिख सकते हैं। उसी की तरह जो है हम जाएंगे अभी लेसन के ऊपर। ओके, देखो उनके पिताजी तो है ना पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, मतलब वो जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी के, उनके पिताजी पायनियर प्रेस में प्रताप की समय मतलब पायनियर प्रेस में काम करते थे। जहाँ पे प्रेस मतलब क्या, जहाँ पे छपाई काम होता है, पेपर छपते हैं, वहाँ पे शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत थी। विनम्रते निश्चल व्यवहार से बहुत जल्दी
उनको विशिष्टता दे दी गई। मतलब सब में वो फेमस थे। इन गुणों के कारण अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपने मेज पर रख लेते थे। देखो, हमारा काम से फुर्सत नहीं होती है, वो दूसरों के काम से फुर्सत अपने काम से फुर्सत निकाल के दूसरों का काम भी खुद करने लगते थे। उनको काम से बहुत प्यार था। वर्कशिप ये उनका मानना था। मतलब उसके ऊपर ही जीते थे मानो। और दफ्तर बंद हो जाने के बाद घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारी और सहकर्मी के दो प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील था। कितने? 4 मील। कुछ कम भी हो सकता है। फासले में मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, या ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते थे, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। अभी वो उनके पिताजी के बारे बोल रहे हैं। जब वो काम करते थे तो सब बाकी का काम भी अपने मेज पे रखते थे। उसी के साथ साथ वो दफ्तर जाते थे। तो दफ्तर 4 किलोमीटर था, मतलब आते वक्त 4 मीटर, जाते वक्त 4 किलोमीटर। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक बनाई। हमें जिस तरह से गणवेश मतलब यूनिफॉर्म है, वो पहनने में हमें शर्म आती है। हमें आपको बार बार कहना पड़ता है कि यूनिफॉर्म में आओ, यूनिफॉर्म पहन कर आओ। अभी 2 साल तक ऐसा होगा, कोविड का बहाना आपने बना लिया है और वो पहनने के लिए आप नाराज़ रहते। लेकिन देखो, इनको यूनिफॉर्म नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद का यूनिफॉर्म बना लिया था और उसी खुद यूनिफॉर्म में वो ऑफिस जाया करते थे। जैसे कि देखो, दफ्तर के लिए उन्हें एक तरह की पोशाक अपनाई। जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पायजामा, अचकन मतलब शेरवानी, अचकन जो लंबे कुर्ते, लंबे और गहरे शरीर पे खूब फपती है। जो लंबे लंबे होते ना, आपको पता है कि अमिताभ बच्चन कितने लंबे हैं, उसी के साथ उनके पिताजी लंबे हैं और उनके पिताजी और लंबे, मतलब वो भी लंबे थे। और उनके जो अचकन दी शेरवानी जी लंबे लोगों को बहुत अच्छी जचती है। और दुपल्ली टोपी, जहाँ जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बना ऊन गुलबंदी उनके गले में पड़ा रहता। मतलब जाड़ा मतलब क्या, सर्दी के मौसम में वो स्वेटर पहनते थे ऊन, और उसके गले में उनकी माँ जो मफलर बनाती थी, गुलबंद उसे कहते हैं, कि जो यहाँ का नेक जो है वो बंद हो जाता है, उसे कहते हैं गुलबंद। पर दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहन लेते थे। अगर दफ्तर से बाहर, दफ्तर नहीं जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, किसी के घर जाना है, तो वो धोती पर एक बंद गले वाला, मतलब से बंद गले वाला एक कोट होता है, वो पहन लेते थे। सिर पर फेल्ट कैप, जो उन दिनों विलायत से आती थी। सिर पर फेल्ट कैप रहती थी, जो वो बाहर से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर रहता था। छाता ऐसी चीज़ है जो गर्मी और बारिश के मौसम में काम आती है। अब भी लोग, अभी तो फ़िलहाल तो सर्दी का मौसम है, लेकिन जैसे ही धूप बढ़ती जाएंगी तो लोगों के हाथों में आपको छाता भी नज़र आएगा, खास करके लेडीज़ के हाथ में। ठीक है, पता है ना। अभी देख, हमारा जो परिचित क्रमांक है यहाँ पर है, लेकिन इसके परिचित बहुत कम है। लेसन बड़ा लंबा है, सिर्फ 4 परिचित दिए हैं और एक पूरक पठन है, इसके लिए इसमें ग्रामर नहीं रहता है। फिर भी हम देखते हैं, फिर भी हम पूरा लेसन पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं हम अभी आगे की उधर। देखिए, मौसम साफ हो तो रात हो तो छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार याद है कि शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। अभी वो तो छाता रखते थे, लेकिन अगर मौसम साफ हो और रात के समय जाना रहना था तो वो अपने हाथ में छड़ी लेकर घूमते थे। क्यों पता नहीं, चलने की राह, इधर उधर घूमने की राह। पुराने ज़माने में अक्सर लोग एक छड़ी रखते थे, ना कि उनको उसके सहारे के लिए नहीं। चल रहे हैं, झाड़ी में कुछ है, पहले देख ले, फिर उधर पैर रखे, इसका भी उनका एक अंदाज होगा, इसके लिए वो शायद रखते होंगे। तो अभी वो छड़ी लेकर रखते थे, ऐसे ही बड़ी वाली छड़ी हमेशा। एक बार क्या हुआ कि शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, दंगे फसल हो गए। तो पिताजी ने धोती ऊपर, और सामने वो लोग आ गए दंगे वाले। ये तो अकेले घूम रहे थे, वो किसी के साथ नहीं थे, वो अकेले घुमा करते थे, उनको किसी का डर भी नहीं लगता था। देखो, उन्होंने उन गुंडों के साथ किस तरह से बात निपट ली। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहर चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधों पर संभाल लिया, मतलब ऊपर से
डाल दिया। बाएं हाथ तेजी से हिलाने लगे, जोर जोर से, डंडा होता है ना उस तरह से। नंगे पाँव आगे बढ़े, पैर में चप्पल भी नहीं। उन्होंने उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने के आता तो साथ में 2-4 और लेके आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर्द मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीटा तो क्या बहादुरी। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है, लेकिन 4 आदमी मिलकर उन्हें कुछ समझदार की बात करनी चाहिए। देखो इंसान क्या है वो कि उसके सामने दंगे फसाद वाले आ गए, अकेला है, डरा नहीं, हाथ में सिर्फ एक लाठी है और उसने वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। ये होती हिम्मत। और उन्होंने पहले कहा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, अगर लड़ने आता तो औरों को भी लेके आता, अकेला नहीं आता। और मैं पीछे हटूंगा भी नहीं। तुमसे चुनौती दी है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास से भीख नहीं मांगूंगा, मुझे बचा दो ऐसे। और अगर तुम अकेला मुझसे लड़ोगे तो कुछ बात होगी, अगर 4-5 मिलकर एक आदमी को पीट रहे थे वो बात क्या बनी। लड़ाई होनी चाहिए तो बराबरी में होनी चाहिए, बराबर है ना। और देखो अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती, 4 आदमी नहीं मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह लड़ाई तो बेसमझों की लड़ाई है। बेसमझो मतलब बिना मतलब की। कहीं किसी ने किसी को मारा, अपनी दूसरी जगह से किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का भी नाता है। देखो अभी ये दंगे फसाद मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जब होते हैं ना, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई है, एक साथ एक मोहल्ले में रहते, तभी कभी दंगे फसाद नहीं होती। कुछ जो स्वार्थी लोग होते हैं वो लोग ऐसे दंगे फसाद लगा जाते थे, फसाद लगा देते और वो दूर हो जाते हैं। मरने वाला, मारने वाला, पीटने वाला वो अलग और ये मज़ा लेने वाले अलग। तब आपको इस बातों में नहीं आना चाहिए। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत के नाता है। हिंदू हिंदू जगह पे सही है, मुस्लिम मुस्लिम जगह पे सही है, लेकिन इंसानियत तो है। इंसानियत धर्म नहीं जानती, इंसानियत सबके लिए सेम होती है। इंसान मेल से रहने को बना है, एक साथ रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, 1 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, फिर खाना खाने के लिए आपको आपस में आना ही है। हम जब मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, देखो 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह में रहना होगा। हम लड़ाई झगड़े के साथ साथ नहीं रह सकते। हाँ, कभी ना कभी सुलह करना ही पड़ेगा। और कभी कभी नहीं, कभी कभार लड़ाई हो सकती है, हमें हमेशा सुलह करनी होगी। 2, 4, 10, 12 और 150 हिंदू मुस्लिम के कट मरने से हिंदुत्व तो समाप्त नहीं होगा, ना इस्लाम खत्म होगा। जब लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, उसमें कुछ मर जाते हैं, लेकिन 450 से मरने से ना ही हिंदू धर्म नष्ट होगा ना मुस्लिम धर्म नष्ट होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक साथ रहे। मेल मतलब एक साथ रहे, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी के बातें का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई, कम से कम उनके मोहल्ले में। आगे भी कई बार शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। देखो कितना असर हुआ उनके बातों का। अकेले लड़ने गए, लेकिन लड़ने तो गए थे, लेकिन समझा कर सबको शांति से रहना सिखा दिया था उन्होंने। मेरे पिताजी का एक दैनिक जीवन प्राय था, मतलब दिनचर्या थी, डेली रूटीन था। एक ढर्रे पर चलने वाला मतलब एक साथ जीवन नियमबद्ध जो उन्होंने थाम लिया है वो हमेशा करते थे। नैमित्तिक था, मतलब समय समय में जो करना है वो करते थे। वे सवेरे 3 बजे उठते, शायद हम 3 बजे सोचते हैं, नेट के चलते नेट में खो जाते हैं और खोते खोते पता नहीं 1, 2, 3 ऐसे चल जाते। ये बहुत बुरी आदत अभी बच्चों की हो जा रही है। इसके ऊपर पेरेंट्स ने भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दिन की नींद पूरी नहीं होती है, रात की ही नींद हमें सुकून देती है, आराम देती है। इसके लिए रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, यह जीवन में अपना लीजिए। सोचादी से निवृत्त होकर, मतलब अपना जो सुबह का काम है वो करने के बाद ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। उनके गांव में गंगा थी तो वो 3:30 बजे गंगा स्नान में जाते, पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील फासले पे थी, मतलब उनका ऑफिस के 8 मील, और ये 3-4 मतलब 8 और 8 16 मील तो हो गए अभी।
वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही में गंगाई जल भी लेते। सुराही मतलब ऐसा एक बर्तन जिसको छोटा सा किटली होती है ना, चाय की किटली वैसी होती है, जिससे हम गंगा जल लाते थे और पूजा पर बैठ जाते थे। पूजा के लिए नीचे पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीने के नीचे मतलब सीढ़ियों के नीचे, हाँ, स्टेयर के नीचे। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी थी, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। रामचरितमानस तो हमें फिर से एक बार मुलाकात अगले साल में होगी, तब आपको मैं बताऊंगी रामचरितमानस क्या है। गीता और रामचरितमानस, गीता, ये जो है ना हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ है। पूजा की कटोरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार में राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे मतलब जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी, मतलब छोटी छोटी फोटो फ्रेम थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था। कोठरी छोटी थी और ये लंबे थे, इसके लिए अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती थी कि सामने रहल रख कर उस पर पोतियाँ खोली जा सकती है। रहल मतलब क्या, जिस तरह से इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर यहाँ पे किताब रखी जाती है, ये रिहल होता है, जो अक्सर मुस्लिम धर्म के लोग उसके ऊपर कुरान रख कर पढ़ते हैं, रिहल। तो वहाँ पे रिहल पे वो अपनी पुस्तक रख के पढ़ा करते थे। और आगे का जो परिच्छेद है वो परिच्छेद क्रमांक 3 हम आगे पढ़ेंगे। अभी प्रश्नोत्तर पे ऊपर जाने वाले हैं। प्रश्नोत्तर देखिए क्या है। परिच्छेद में बताए गए पिताजी के गुण: समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, विनम्र निश्चल व्यवहार और सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत। अभी निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखी। जूता, काला जूता। पायजामा, ढीला। आजकल खूब फबने वाली टोपी, दुपल्ली। ये जो है ना, ये उनके विशेषण है। उत्तर लिखिए, कारण लिखिए। पिताजी अधिकारी और सहकर्मी दोनों में प्रिय बन गए थे। सहयोगी सहकर्मी का पिछड़ा काम भी वो अपने मेज पर रख लेते और देर रात तक काम पूरे करते रहते थे। वे दफ्तर पैदल ही आते जाते, पैसे बचाने की गरज से। उनके पास ना कोई साइकिल थी। उसके बाद जो इस लेसन का इसका जो है सोमत, समय की पाबंदी विषय पर अपने विचार लिखे। समय की पाबंदी मतलब अपना हर काम समय पे करना और कोई भी समय का वेस्ट नहीं करना, इसे कहते हैं समय की पाबंदी। समय की पाबंदी अर्थात समय पर या समय पर से पहले अपने सबसे पहले ही किसी काम को पूरा कर लेना। समय का पाबंद होना किसी व्यक्ति की विशेषता होती है जो उसे प्रत्येक कार्यों में समय पर पूरा करने की प्रेरणा देती है। और ये विशेषता सफलता की सबसे बड़े रहस्य में से एक है। जो सफल आदमी है ना, वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, समय वेस्ट नहीं करते। उनके सारे काम समय में होते, ये उनकी आदत होती है, उनको आगे लग जाती है, सबसे वो आगे रहते हैं। क्यों? उनका हर एक काम समय पे होता है। वो कभी भी समय का वेस्ट नहीं करते हैं और समय की कीमत करना जानते हैं। क्योंकि देखो, पैसे वापस आ सकते हैं खोए हुए। हमारी तबीयत अगर बिगड़ी तो हम फिर से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक पैसा जो है फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन आज की तारीख फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। आज का टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा, हम हमेशा कहते रहते हैं। इसके लिए समय को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कभी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समय का पाबंद व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीता है, मतलब डिसिप्लिन में जीता है। यह गुण व्यक्ति को सफलता के आसपास शिखर पर ले जाता है। छात्रों के लिए समय का पाबंद होना अति आवश्यक है। यह आवश्यक आदत निर्माण की सबसे अवस्था है। आदत निर्माण की इस समय यदि समय पर काम करने की आदत हो जाएगी तो छात्रों में भविष्य में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बड़े सहायता मिलेगी। तो बच्चों, तो इसी तरह से है, समय का बहुत बहुत महत्व है। तो आज का जो वीडियो हमने देखा एक ही लिया मैंने, क्योंकि लेसन जो है ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी। तो इस लेसन के ऊपर मैं आपको एक निबंध बताती हूँ, समय की पाबंदी। इसके ऊपर आपको निबंध तैयार करना है और उसका वॉइस मैसेज मुझे सेंड करना है। मैं फिर से बताती हूँ, आज का सवाल जो है, समय की पाबंदी
इस विषय पर निबंध तैयार करो और उसका वॉइस मैसेज मुझे सेंड करो। तो अच्छा बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका फ़ायदा ज़रूर लो, क्योंकि ना इसके लिए पैसे लगते हैं और ना कुछ लगते हैं, आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है। तो आप कम से कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।